हेलो गाइस, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के 4th चैप्टर स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 के सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। तो जो 1947 से 1990 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे जो भारत सरकार है जिस तरीके से उसने इनिशिएट्स लिए थे, स्ट्रेटजीज अपनाई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो पाई। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने इसे 4 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री की डिटेल स्टडी करिए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, उसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो पूरी इकोनॉमी को रन कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार को ही डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था और दूसरी बात बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्ट करना था। इसलिए भारत सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किया भी ऐसा ही। किसके माध्यम से? पीएसयूज के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें आप शॉर्ट में पब्लिक सेक्टर भी बोल सकते हो। तो जो ये पब्लिक सेक्टर थे, ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के अंदर, कंट्रोल के अंदर वर्क करती थी और इसके जो प्रॉफिट्स होते थे, इसके बेनिफिट्स होते थे, वो सरकार के पास में जाते थे। मतलब क्या है कि जो पीएसयूज थे, उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया था प्लानिंग्स के टाइम पर। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, अपनी इन्फेंट एज में था। इन्फेंट एज का मतलब क्या है? शिशु अवस्था में। उस टाइम पीरियड पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो क्या है कि ज्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था। दूसरी बात, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाता था। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें आगे चलना होगा। तो देखिए, जो गवर्नमेंट है उसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था, किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और सरकार ने किया भी ऐसा ही था। बट सरकार ने जो मैक्सिमम प्रायोरिटी रखी थी, वो किसकी डेवलपमेंट के लिए रखी थी? पब्लिक सेक्टर। मतलब जो पीएसयूज थे, उसको सरकार ने बहुत हद तक प्रमोट करा और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने कंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ करने दी। मतलब क्या है कि सादा सरकार ने प्रायोरिटी दी थी पीएसयूज को। तो देखिए, सरकार को आखिर इतनी ज्यादा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने की नीड क्या थी? उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, जो मोस्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके पास में कैपिटल नहीं थी। बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जो हमारे इंडियन इकोनॉमी थी, वो बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। उस टाइम पीरियड पर जो लोग थे, उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, कैपिटल की कमी थी देश के अंदर। दूसरी बात, लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट। यहाँ पर क्या था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए वहां पर निवेश की प्रेरणा नहीं थी उस टाइम पीरियड पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। और जो लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो भारत सरकार को क्या है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन की मोनोपोली ना हो जाए मार्केट के अंदर, इसलिए भारत सरकार को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था और सोशल जस्टिस को ज्यादा से ज्यादा करना था। तो ये तीन पॉइंट्स है जिनसे आप समझ सकते हो कि भारत सरकार को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था। चलिए इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखिए, जो हमारी स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, उसको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था किसके अंदर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके पास में इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर सके और इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक पे ला सके। दूसरी बात, उस टाइम पीरियड पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती थी। मतलब क्या था कि जो हमारे इंडिया के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, रोड अच्छे नहीं थे, इसलिए कोई भी इन्वेस्ट करने को प्रेरित नहीं हो पाता था। तीसरा क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था उस टाइम पीरियड पर? सोशल जस्टिस के लिए काम करना था। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारी भारत सरकार को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करनी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल। तो जो लैक ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब है कि जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, मतलब बिजनेसमैन थे, उनके पास में कैपिटल की कमी थी। कुछ चंद घरानों को छोड़ के हमारे इंडिया के अंदर
ऐसे इंडस्ट्रीज नहीं थे जिनके पास में इतना अमाउंट हो कि वो इन्वेस्ट कर सके और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक पे ला सके। कुछ चंद घराने जैसे टाटा बिरला जो थे उनके पास में कैपिटल तो थी, बट उतनी कैपिटल नहीं थी कि वो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था, अपनी इन्फेंट एज में था, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था ज्यादा, और दूसरी बात हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे पाता था। इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बिग पुश की जरूरत थी, ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी से बहुत बाहर था। तो चलिए इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडियन नीडेड अ बिग पुश। हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बिग पुश की जरूरत थी, जो सरकार ही कर सकती थी, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसके अंदर कोई भी योगदान नहीं दे सकता था। वो छोटे स्तर पर दे सकता था, बहुत बड़े स्तर पर नहीं दे सकता था। सेकंड पॉइंट देखिए, इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो बिग पुश है इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो किसके पास हो सकता है, सिर्फ सरकार के पास हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस इन इंडिया। तो जो इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था उस टाइम पे सिर्फ टाटा बिरला कुछ चंद लोग थे जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ कैपिटल थी, बट वो कैपिटल भी उतनी इनफ नहीं थी जिससे कि कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फार बियॉन्ड द कैपिटल ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेस। मतलब जो टाटा बिरला थे उनके पास में जितनी कैपिटल थी उससे बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंगली इट बिकम अ इसेंशियल फॉर द स्टेट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो हमारी भारत सरकार के लिए, स्टेट के लिए बहुत जरूरी था कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सहारा लेते हुए, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करनी चाहिए। बिकॉज जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, अगर हम उनसे उम्मीद की आशा रखेंगे तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब उन्हें प्रॉफिट हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना चाहिए था, हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इसलिए भारत सरकार ने हैवी रिलायंस रखा किसके अंदर, पीएसयूज के अंदर। तो सरकार ने उस टाइम पीरियड पर इन्वेस्टमेंट करी और ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखा पीएसयूज के अंदर। तो जो पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में, कंट्रोल में वर्क करती थी। दूसरी बात, इससे जो प्रॉफिट होते थे वो गवर्नमेंट के पास जाते थे। तो जो पीएसयूज थे उस समय पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा अहम योगदान दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लैक ऑफ कैपिटल। अब आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। मतलब जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, इनको क्या था कि निवेश की प्रेरणा नहीं मिलती थी इन्वेस्ट करते टाइम पर। बिकॉज जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत पिछड़ा हुआ था, स्टैग्नेंट था। इसलिए जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन्हें बहुत जोखिम लगता था कि अगर हमने इन्वेस्ट करा तो पैसा उनका जोखिम में फंस सकता है, डूब सकता है। इसलिए इंटरप्रेन्योर्स, जो इन्वेस्टर्स थे, वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो हमारा मार्केट साइज था वो बहुत लिमिटेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत दयनीय स्थिति में थी, क्योंकि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो गया और दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन हो गई, मार्केट्स हो गई, ये कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। इसलिए जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो जोखिम हो सकता है, पैसा डूब सकता है। इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करने को राजी नहीं होते थे। तो इसी पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब उन्हें निवेश करने में कोई अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती थी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट वाज ओविंग टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। इसके पीछे कारण था, मार्केट का साइज क्या था, बहुत लिमिटेड था। दूसरी बात देखिए, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट वाज ओविंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड। अब देखिए, मार्केट का साइज ही बहुत लिमिटेड होएगा तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और एक बात देखिए, लेवल ऑफ डिमांड वाज लो बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम। अब लोगों की इनकम ही नहीं होगी तो वो डिमांड कहां से करेंगे, तो डिमांड कम होने की वजह से इनकम भी कम होती थी। फोर्थ पॉइंट देखिए, ओनली बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड बी ब्रेक दिस विशियस सर्कल। तो अगर इस विशियस सर्कल को तोड़ना था तो भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस ट्रैक पे आ सके।
लास्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरप्राइजेस वर टू बी ऑब्वियस चॉइस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो पीएसयूज थे वही एक अच्छी चॉइस हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पर, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, प्रमोट करना है। तो देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए इस सर्कल को देखिए एक बारी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए डिमांड कम होती है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को कम प्रेरणा मिलती है, और इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इनकम भी कम होती है। तो जो ये वीसीएस सर्कल है ये चलता ही जाता है, और इसकी वजह से क्या है कि कभी भी तरक्की नहीं हो पाती है। तो इस वीसीएस सर्कल को तोड़ने के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए थी, बिग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, और हमारी भारत सरकार ने ऐसा किया भी था पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। 1956 के अंदर भारत सरकार ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उस टाइम पीरियड पर आईपीआर मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट पास किया। उसके तहत भारत सरकार ने डिक्लेयर करा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पीएसयूज का बहुत ज्यादा अहम योगदान रहने वाला है। किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ पाया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो जो इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड था उस समय पर जो हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पुअर थी। कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो सकते हैं या तो लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, इन लोगों को छोड़कर हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, पुअर थी। तो हमारी भारत सरकार को क्या था, सोशल जस्टिस करना था। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसी पार्टिकुलर एक पर्सन का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ चंद लोगों के हाथ में ना चले जाए, इसलिए ही भारत सरकार ने पीएसयूज के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रखा, मतलब हैवी रिलायंस रखा। क्योंकि जो पीएसयूज थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते थे। दूसरी बात, जो पीएसयूज के जो प्रॉफिट होते थे वो भारत सरकार के पास जाते थे। तो जो भारत सरकार के पास अगर इनकम होगी तो वो किसके डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी, लोगों की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए अगर इनकम के सोर्सेस सरकार के पास ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा सोशल जस्टिस कर पाएगी। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो जो सरकार है उसने पीएसयूज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट इसलिए रखा था क्योंकि जो पीएसयूज से होने वाले जो प्रॉफिट है वो किसके पास आएंगे, सरकार के पास आएंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने क्या कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया था लाइसेंसिंग राज के थ्रू। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, सरकार लाइसेंस को जारी करने में बहुत टाइम लेती थी और उसको एनालाइज करती थी। अगर सरकार को सही लगता था तभी जाके किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को लाइसेंस मिलता था, क्योंकि सरकार ने मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, पीएसयूज के लिए रिजर्व कर दिया था। कुछ इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर सरकार और पीएसयू मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। बट जो प्राइमरी रोल रहेगा वो किसका रहेगा, पीएसयूज का रहेगा। सेकेंडरी रोल रहता था प्राइवेट सेक्टर का। और कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थी जो किसके लिए छोड़ दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो देखिए आप समझ सकते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा था, किसको, पीएसयूज को। तो जो ये थर्ड पॉइंट है इसके अंदर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएसयूज के ऊपर ज्यादा हैवी रिलायंस रखा था कि जिसकी वजह से ज्यादा सोशल जस्टिस हो पाए। मतलब ग्रोथ तो हो, साथ में सोशल जस्टिस और भी ज्यादा हो। तो देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस भी हो, तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार इसके लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हाल पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, प्लानर्स थे, उनका मानना ये था कि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो सिर्फ वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करेगा। इसलिए सरकार अगर सोशल जस्टिस चाहती थी तो उसको क्या करना चाहिए था, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना चाहिए था। और हमारी भारत सरकार ने ऐसा किया भी था। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज इट्स रिक्वायर इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात ये है, जो पीएसयूज थी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने इतना हैवी रिलायंस इसलिए रखा था कि सरकार अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से करेगी, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। क्योंकि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी, लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी। मतलब इकोनॉमी के अंदर कैपिटल की तो कमी थी बट लेबर की कमी नहीं थी। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर फोकस करना चाहिए था। तो हमारी भारत सरकार ने उसी के ऊपर ध्यान देते हुए
पीएसयूज की ग्रोथ की, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और सरकार ने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जिससे कि क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सेकंड, टू अचीव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेदर देन प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, मतलब पीएसयूज थे, वो किसके ऊपर भरोसा रखते थे, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर। तो इसलिए हमारी भारत सरकार ने पीएसयूज की ज्यादा डेवलपमेंट करी रेदर देन प्राइवेट सेक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना चाहिए था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और हमारी भारत सरकार ने ऐसा किया भी था 5 ईयर प्लान्स को अपनाने के बाद से। मतलब 1956 के तहत जो 5 ईयर प्लान थे, मतलब जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उस समय पर आईपीआर पॉलिसी लॉन्च हुई थी। तो उसके अंदर क्या था कि जो भारत सरकार है उसने पीएसयूज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा हैवी रिलायंस रखा, जिसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पीएसयूज की ग्रोथ हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसके तहत आप समझ पाए होंगे कि जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास में कैपिटल की कमी थी, दूसरी बात निवेश में प्रेरणा नहीं थी, और तीसरी बात हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हम हमारी इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें सोशल जस्टिस भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे करना था। तो इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप समझ पाए होंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को किस तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, दूसरी बात जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है उसने इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिले, और तीसरा जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो का कंटेंट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।